अध्याय 10 देख रहे हैं, नए साम्राज्य और राज्य। ये चित्र है जिनको हम रिविजिट करेंगे, यहां दोबारा आएंगे जैसे जैसे सवाल में हम आगे बढ़ेंगे। कोशिश हमने की है कि जितने सवाल बनते हैं इस चैप्टर से वो सब यहां इंक्लूड कर लिए जाएं। What was the main reason for expansion of internal trade during the Gupta period? गुप्ता पीरियड या गुप्त जब शासन चल रहा था उस जमाने में अंदरूनी व्यापार, उसके बढ़ोतरी के, उसके विस्तार के क्या कारण थे? उत्तर है पीस एंड ऑर्डर एन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग गुप्ता रूल। देखें, एक गुप्ता वंश या कहें जब गुप्ता राजवंश चल रहा था तो इंटरनल ट्रेड का मतलब ये होता है कि भाई आप बाहर से ट्रेड ना करो, अंदर ही अंदर ट्रेड करो। तो कोशिश ये रही कि भाई यहां के लोगों को प्रॉस्पर किया जाए, यहां की चीजों को आगे बढ़ाया जाए, आत्मनिर्भर। तो शांति रहे, ऑर्डर रहे, कुछ तरीके से ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट रहे। ये बेसिकली हमको पता चला है जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और जो भी हमको एविडेंसेस मिले हैं। बोथ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दी गुप्ता पीरियड। बिल्कुल सत्य है, पिछले सवाल से आपको अंदाजा हो गया होगा। हाउ इंटरनल ट्रेड वॉज कैरिड ऑन, अंदरूनी व्यापार कैसे होता था? तो उसमें यह चीज है कि नदी और रोड, तो अगर आप रोड कहें या रिवर कहें, ये रास्ते से जहां से ट्रेड होता था, यानी कि लोग आते जाते थे और मर्चेंडाइजिंग करते थे, ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करते थे। तो यहीं पर अगर एक कर लगा दिया जाए, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जब हम रोड से जाते हैं तो यहां पर आपको एक टोल टैक्स देना होता है, यानी आप हर जगह टैक्स देते हैं, सरकार को टैक्स, वैसे भी इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन हर जगह जाके इस रोड का इस्तेमाल करने के लिए सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो ये टैक्स पहले लिया वो लोग करते थे और उसी से चीजें चलती थी। हु वॉज द मदर ऑफ द ग्रेटेस्ट गुप्त एम्परर समुद्र गुप्ता? तो इनकी माता जी का नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। ये लिच्छवी गण और परिषद मैंने बताए थे आपको याद होगा, तो लिच्छवी गण से संबंधित थी। द अर्ली गुप्ता गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर बेस्ड ऑन द कॉइन्स ऑफ दी। जो शुरुआती गुप्ता डायनेस्टी में हमको सोने और चांदी के सिक्के मिले, वो किस पे बेस्ड थे, किन कॉइन्स पे बेस्ड थे? वो कुशाणास के कॉइन्स पे बेस्ड थे। जो कुशाणास वो भी एक एम्पायर है। What did फाशियान नोटिस ड्यूरिंग हिज विजिट इन इंडिया? जब फाशियान साहब आए इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। इन्होंने सारी चीजें, जो भी यात्रा वृत्तांत था, चाइना से यहां से गए और उसके बाद जो जो इन्होंने देखा वो सब इन्होंने दर्ज किया। तो इन्होंने ये देखा कि जो अनटचेबल्स हैं उनकी प्लाइट मतलब होते हैं उनकी दुर्दशा, उनकी हालात, उनकी बहुत ही ये कहें कि पुअर सिचुएशन इन्होंने देखी। और यहां जो हाई और माइटी थे, यानी कहें कि पैसे वाले, रिच कह सकते हैं इनको, रिच पैसे वाले, या वर्ण व्यवस्था में जो ऊपर थे, आपको याद होगा वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, उसके नीचे आते हैं अति शूद्र जिन्हें हम अनटचेबल्स कहते हैं। यानी कि अब तो नहीं है, अब तो ये सब चीजें हमारे इंडिपेंडेंस के बाद खत्म हो चुकी है। आप किसी को जाति सूचक शब्द से अगर आप कहेंगे तो आप सीधा जेल चले जाएंगे। लेकिन फाशियन जब आए तो उन्होंने देखा कि एक जो इलाका है जहां पर लोग रहते थे, ये बेचारे जो गरीब थे या ये कहें कि अनटचेबल जिनको माना जाता था, वो बिल्कुल घेटोआइजेशन, बहुत दूर रहते थे मेन बस्ती से, अलग उनकी छोटी सी बस्ती होती थी। जैसे आज आप देखते हैं कि जो एससीज होते हैं, शेड्यूल कास्ट और मुसलमान, जिस तरीके से उनको एकदम कोने में खदेड़ दिया जाता है, गेटवाइज्ड वो रहते हैं, वही हालत उस जमाने में थी। और फिर जब ये लोग आते थे तो इनके हाथ में कोई ना कोई घंटी वगैरह ऐसे कुछ होती थी, ये बजाते थे कि इससे पता चल जाए कि यार ये आ रहे हैं, ये मतलब जो अछूत लोग आ रहे हैं या अपवित्र लोग आ रहे हैं, कहीं हम इनसे छू ना जाए। ये सब व्यवस्थाएं अब खत्म हो गई है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है। हु वाज फाशियान? फाशियान कौन साहब थे? ये एक चाइना से आए हुए तीर्थयात्री थे। मैंने आपको पहले बताया था कि एक हिंदुस्तानी मुसलमान जाता है कहां? काबा, मक्का, मदीना, यहां जाता है, सऊदी अरब जाता है। तो वो क्यों जाता है? क्योंकि वो एक पवित्र स्थल है मुसलमानों के लिए। इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में 4 धाम है,
इस चार धाम की यात्रा करने के लिए केरल का आदमी भी आता है, उड़ीसा का आदमी भी आ रहा है, महाराष्ट्र का आदमी भी आ रहा है। तो ये लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनके पवित्र स्थान है। गंगोत्री यहाँ है, गंगा की शुरुआत यहाँ से होती है। यमुनोत्री यहाँ है, यमुना की शुरुआत यहाँ से होती है। तीर्थयात्री। सर्थवाहा वॉज द टाइटल गिवन टू। अब ये सर्थवाहा क्या है पहले समझ लीजिए। सर्थ ये आया है सारथी से। कहां से आया? सारथी। सारथी क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप आज का एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक टैक्सी में जा रहे हैं तो जो आपकी गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, वो सारथी हो गया, आप पीछे बैठे। तो उस जमाने में जो सारथी हुआ करते थे, होता क्या था कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स का काम क्या था? एक जगह से दूसरी जगह जाना, यहां से सामान लेना, यहां पहुंचाना और उससे प्रॉफिट कमाना, यहां से लेना कहीं और पहुंचाना और वहां बेचना। तो ये खरीद फरोख्त का काम किया करते थे। तो ये कैरावेंस या कारवां में चलते थे और इस कारवां में एक आदमी होता था जो इनका सबका लीडर होता था। उसी लीडर को सर्थवाहा की संज्ञा दी गई। इंटरनल ट्रेड वॉज प्रिंसिपली कैरिड बाय दी कैरावेंस। कारवां के थ्रू अंदरूनी व्यापार हुआ करता था। बिल्कुल सत्य है। अगला जो सवाल है वो है व्हाट इज अभिजान शकुंतलम। इसको अभिज्ञान शकुंतलम भी बोलते हैं। तो ये है क्या? इससे दो चार सवाल रिलेटेड हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। ये एक प्ले है, यानी एक काव्य है या ये कहें कि नाटक है और इसको लिखा है कालिदास साहब ने। हिंदुस्तान के शेक्सपियर हैं ये। और इसमें एक कहानी इन्होंने बताई है, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। एक राजा है जिनका नाम दुष्यंत है, एक उनकी प्रेमिका है जिसका नाम शकुंतला है। तो इनके बीच में दिल बनाने की कोशिश की है मैंने। इनके बीच में प्रेम है। होता यह है कि ये इन्हें एक अंगूठी देते हैं। इनकी अंगूठी खो जाती है, शकुंतला की पानी में गिर जाती है। एक मछुआरे को मिलती है क्योंकि मछली ने इस अंगूठी को खा लिया था। अब ये इनके पास पहुंचते हैं और बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। राजा के जो द्वारपाल हैं और पुलिस वाले उस जमाने में जो रहे होंगे, वो काफी चीजें इनके साथ घटना घटती है। लेकिन फिर राजा को अल्टीमेटली पता चलता है कि मछुआरे ने वो पा लिया है और ये देने आया है इतनी महंगी अंगूठी। तो बहुत खुश होते हैं, इनको इनाम देते हैं। और फिर जो दो लोगों का मैंने नाम बताया वो इनके साथ चल पड़ते हैं क्योंकि इनको इनाम मिलता है कि चलो भाई दारू पिलाओ, शराब के लिए उसके साथ निकल पड़ते हैं। तो अभिजान शकुंतलम एक नाटक हो गया। हु वाज गिवन टाइटल महादंड नायका। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको चित्रण जरूर दिखाऊंगा। तो महादंड नायका, इनको देखिएगा जरा। ये जो साहब है ये है हरिसेन। महादंड नायका, महादंड, दंड मतलब कोई गलत काम करता है तो उसको दंड दिया जाता है। नायक मतलब कौन डिसाइड करेगा। महा मतलब सबसे ऊपर, तो महा मतलब हो गया चीफ, दंड मतलब हो गया और नायक मतलब हो गया या न्याय करने वाला, जुडिशियल ऑफिसर मान लीजिए। तो चीफ जुडिशियल ऑफिसर हो गई है। जैसे आज जज होते हैं, आज के जमाने में ये न्यायाधीश होते हैं, वही थे महादंड नायका। और कौन साहब थे? ये हरिसेन साहब। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ संधि विग्रहिका। संधि विग्रहिका, अब इसका मतलब होता है, पहले आपको मैं यहां बता दूं, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो उस समय के राजाओं ने कई सारी चीजें की थी। उसमें एक ये चीज थी कि कोई व्यक्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट होता था उसको बहुत सारी पदवी दे दिया जाती थी। जैसे हरिसेन, हरिसेना का मैंने अपने नाम लिया अभी अभी। वो क्या थे? महादंड नायक थे, यानी कि चीफ जुडिशियल ऑफिसर या जज थे। इसके अलावा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट, या कहें जैसे आजकल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं सरकार में, उसी तरीके से ये एक मिनिस्टर थे, एक मंत्री थे। और किसके मिनिस्टर थे ये? वॉर एंड पीस के। जैसे अभी राजनाथ सिंह है, हमारे राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, उसी तरीके से ये वॉर एंड पीस यानी युद्ध और शांति के मिनिस्टर थे। इसी को संधि विग्रहिका कहते हैं। नेम संधि विग्रहिका
इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। चलिए अब नाम बताइए, मैंने अभी बताया आपको, इनका नाम क्या है? हरिसेना। हरिसेना, हरिसेन है वैसे वो ना अंग्रेजी में हमेशा ए लगा देते हैं। हु इज कॉल्ड एज इंडियन शेक्सपियर। शेक्सपियर कौन साहब थे? उत्तर है इनका कालिदास साहब, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था इंडियन शेक्सपियर थे एक कालिदास। हु रोट अभिज्ञान शकुंतलम। आंसर आपको पता है, ये बहुत बहुत ही फेमस प्ले हुआ। इसलिए फेमस हुआ क्योंकि उस जमाने में तो चला ही चला, आज के जमाने में भी इस पे पिक्चरें बनाई गई, इन पे नाटक खेले गए। तो कालिदास ने ये जो प्ले लिखा था इसमें सारी चीजें थी, हंसी मजाक, प्रेम और गुस्सा, चोरी, बहुत सारी चीजें एक साथ उन्होंने दिखाई थी। तो होता यह है कि एक राजा है दुष्यंत राजा, और एक फॉरेस्ट गर्ल है, यानी जंगल में रहने वाली एक बहुत खूबसूरत लड़की है जिनका नाम है शकुंतला। इनके बीच में प्रेम की कहानी है और बाकी और घटनाएं घटित जो मैंने आपको पहले बताया। हाउ मेनी रूलर्स वेर विद दक्षिणापथा। दक्षिणापथ कहते हैं इसको। हाउ मेनी रूलर्स वर विद दक्षिणापथ। देखिए हुआ यह था कि ये जो था नॉर्थ एरिया था, ये साउथ एरिया था। साउथ मतलब दक्षिण। तो यहां से यहां तक आने का रास्ता इसी को दक्षिणापथ कहते थे। तो यहां पर जो लोग थे, यहां पर जितने रूलर्स हुए उनके बारे में पूछा जा रहा है। उसका उत्तर है 12। कितने? 12 रूलर्स। अगला सवाल बनता है इसी पे कि नेम द गुप्ता रूलर हु कैप्चर्ड द 12 किंग्स ऑफ दक्षिणापथ एंड देन लिबरेटेड हिम। मैं आपको बताऊं यहां पर थोड़ा इसको बड़ा करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखिएगा, ये जो है सारे डॉट 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 जो दिख रहे हैं आपको, ये डॉट और भी है इसमें, ये सारे वो थे जिनको यहां गुप्ता रूलर ने कैप्चर कर लिया था इनको, और उसके बाद कहा था कि चलो ओके आपको छोड़ते हैं, आप अपने राज्य में वही राज करिए, और एक तरीके से अधीन हो गए थे उनके। तो इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये समुद्रगुप्ता साहब ने किया था, समुद्रगुप्त। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग इन द इस्लामिक फेथ। इस्लाम एक बहुत ही खास, बहुत ही पवित्र धर्म है, और सभी धर्मों की भांति इस्लाम में भी एक ही बात कही जाती है कि कोई गलत काम ना करे, अच्छा काम करे, नेक काम करे। इस्लाम के 5 पिलर्स में, इस्लाम के 5 पिलर्स है, इसमें एक है साफ सुथरा होके नमाज पढ़ना। नमाज से एक्सरसाइज हो जाती है, नमाज से ध्यान हो जाता है, मेडिटेशन हो जाता है, बहुत सारी चीज हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज है कि जो भी गरीब है उसको आपको अपनी अपनी सैलरी का कम से कम 5 से 10% आपको देना ही देना है, देना ही देना। जो भी आप चाहे 100 रुपए कमा रहे हो, 10 रुपए देना ही देना है जो गरीब है। इस तरीके से इस्लाम इसलिए लोगों ने इसको बड़ा माना और आज भी इसको मानते हैं। तो लोगों ने इसका गलत इंटरप्रिटेशन ले लिया है, पता नहीं क्या जिहाद नाम जोड़ दिया है या ये सब उल्टे सीधे बात इसमें जोड़ दी गई है। क्योंकि देखिए हमेशा कुछ लोग तो बैड एप्पल्स आर ऑलवेज देयर, लेकिन अगर देखा जाए, अगर आपके मुस्लिम दोस्त हो तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही बेहतरीन धर्म है, बहुत शानदार। इसमें कहा गया इक्वालिटी, तो जैसे वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी वो नहीं है इसमें। एक ही जगह सब कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़ते हैं, यूनिटी है, सब में बराबरी, सब साथ रहेंगे। और जैसे पंजाबियों में होता है, पंजाबी तो नहीं कहूंगा, सरदारों में होता है, एक सरदार दूसरे सरदार के लिए कुछ भी कर सकता है। जब सरदार आपस में होते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि सरदार धर्म ऐसा है कि आप वो खाना खिलाते हैं, कहीं भी कुछ भी होता है तो वो सीधा पहुंच जाते हैं। कहीं केरल में कुछ हो रहा है तो पहुंच जाते हैं, उत्तराखंड में कुछ हो रहा है तो पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए। तो सरदार, और अगर एक सरदार लड़का खड़ा है तो कोई भी लड़की उसके पास जाके खड़ी हो सकती है कि उसे पता है कि ये उनकी रक्षा करेगा। इस तरीके से सरदार या कहें सिख धर्म है, ऐसी मुसलमान है कि भाई मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये बिल्कुल पक्का है। तो ये एक अल्लाह सबसे बड़े भगवान है, सुप्रीम गॉड है, बराबरी की चीज है। ऐसी जो 2-4 सीखें मैंने बता दिया आपको। द रूलर्स हु वर कंपेयर्ड टू गॉड्स बिलोंग टू। ऐसे रूलर्स जिनकी प्रशस्तियों में, जिनकी जीवनियों में ये कहा गया कि भाई वो भगवान के समान है, ईश्वर तुल्य है, तो वो कौन थे? गुप्ता डायनेस्टी। आपको याद होगा समुद्रगुप्त के लिए हरिसेन ने कहा था कि ये ईश्वर हैं, ये बहुत बड़े वॉरियर हैं, बहुत अच्छा लड़ाई करते हैं, बहुत वॉर इन्होंने जीते हुए हैं, ये
पोएट भी हैं, ये म्यूजिशियन भी हैं, ये वोकलिस्ट भी हैं, और ये ईश्वर तुल्य हैं, भगवान तुल्य हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रशस्ति? प्रशस्ति शब्द आया है प्रशंसा से, प्रशंसा से, किसी की प्रशंसा करना। तो होता यह था कि जैसे हरिसेन साहब ने समुद्रगुप्त के लिए लंबी 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 ऐसे सेंटेंसेस लिखे, सेंटेंसेस 2-3 ऐसे ऐसे सेंटेंसेस लिख दिए, और यही हमको इंस्क्रिप्शन में मिलता है। अशोक स्तंभ जो मैंने आपको दिखाया था इलाहाबाद के पास, उसमें ये प्रशस्तियां लिखी हुई हैं। तो ये जो प्रशस्तियां हैं, इसका मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ तो ये होता है कि आप उनकी तारीफ में, उनके गुणगान में, उनके एजाज में कोई चीज लिख रहे हैं। The Prashastis usually provide us information on the genealogy of the kings mentioned in them. तो जो प्रशस्तिस हैं, ये आपको बताती हैं, जो भी लिखी गई, जैसे हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्ता साहब थे, इनके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, समुद्रगुप्त के बेटे कौन थे, उनके बेटे कौन थे, तो हमें उनके पीछे और आगे के जनरेशंस के बारे में पता चलता था। बिल्कुल सत्य है ये, इसको ट्रू कर दीजिए। What was the number of different kind of rulers described by हरिसेना in his प्रशस्ति? तो इसका उत्तर देखिएगा, मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूं, उत्तर मैंने सामने दिखा दिया क्योंकि इसको ये डिस्कशन मांगता है। चलिए, डिस्कशन ये हो गया। पहला, ये चार तरीके की पॉलिसीज थी इनकी अलग अलग लोगों के प्रति। तो 4 अलग अलग लोग हैं, उनके प्रति 4 पॉलिसीज थी। बताता हूं कैसे। पहली चीज तो ये जो ग्रीन इलाका दिख रहा है आपको, यहां पर जितने भी लोग हैं, जितने भी यहां राजा हुए, उनको तो इन्होंने हरा दिया और अपने में मिला लिया। क्लियर? ये जो यहां पर दक्षिणापथ वाले हैं, इनको कैप्चर कर लिया, फिर इनको छोड़ दिया, कहा कि ठीक है भाई, आप अपना राज करिए अपने अपने इलाके में। ये अधीन हो गया एक तरीके से। यहां के जो लोग हैं, जो यहां पिंक देख रहे हैं, चाहे वो आप नेपाल ले लें, चाहे आप वो असम ले लें या शाकाज ले लें, जो भी है, वो आते थे, इनके सलाम बजाते थे, इनके दरबार में गिफ्ट लेके आते थे, या ये कहें उनको उपहार भेजते थे। उसके बाद ये जो इलाके हैं, यहां वाला इलाका और ये इलाका, ये देख रहे हैं आप, आउटर स्टेट जिसे कहते हैं। अच्छा, मैं इसको नाम बता दूं, ये जो है, इसको आर्यव्रत कहा गया, ये आर्यव्रत है, ठीक। और बाकी तो मैंने नाम बता ही दिया आपको, ये इनर स्टेट, आउटर स्टेट। तो ये आउटर स्टेट जो है, यहां के लोग या यहां के राजा, ये इनके साथ एक परस्पर संबंध बनाना चाहते थे, क्योंकि मान चुके थे कि भाई साहब आप तो स्ट्रांग हो। तो ये क्या करते थे, अपनी लड़कियां दे देते थे, इनसे शादी करवा देते थे, लड़कियों की शादी करवा देते थे। तो मैं एक एक करके इनका नाम दोबारा बताता हूं आपको, अब तो आप क्लियर समझ गए। तो एक तो रूलर्स थे आर्यव्रत के, वो कौन से हो गए, वो ये वाले हो गए, ग्रीन, जिनको इन्होंने कैप्चर कर लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरे हैं रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, ये वाले हो गए। रूलर्स ऑफ इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट, नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हो गए आपके, नेपाल, आसाम, ये सब जो इलाके हैं, ये मैंने बताया था, ये सब इनके पास आते थे और गिफ्ट देते थे, उपहार देते थे, एक तरीके से थे, ये कह सकते हैं नतमस्तक थे उनके सामने। और फिर उसके बाद रूलर्स ऑफ आउटलाइंग एरिया, ये जो आउटलाइंग एरियाज है, आउटलाइंग एरिया से इन्होंने अपनी लड़कियां दे दी थी इनको, मतलब शादी कर दी थी। नेम द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स डिस्क्राइब्ड बाय हरिसेना इन हिज प्रशस्ति। तो कितने हैं अभी आप खुद ही बता देंगे। ये 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप और 4 टाइप। 4 हो गए, 4 है इसका उत्तर। Who gave a beautiful description of the king's army move? अब होता यह था कि जब एक राजा या राजा की सवारी जब आती थी, तो बहुत सारे आदमी उनके साथ, अर्दली, सेना, सैनिक, घोड़े, हॉर्स, एलिफेंट्स आते थे, लोग नाचते गाते थे, सत्कार होता था, ये वो सब चीज होती थी। फिर हॉर्स, एलिफेंट जब जाते थे, उस गांव से निकलते थे, तो उस गांव को तबाह कर देते थे, डस्ट में बदल देते थे, बिल्कुल उजाड़ देते थे, ये कह लीजिए आप। तो इसका बहुत बढ़िया जो चित्रण दिया है, वो कौन साहब ने दिया है, इनका नाम शायद हम पहले भी ले चुके हैं। इनका नाम है बाण भट्ट, ध्यान रहेगा, बाण भट्ट। लिख दूं क्या, लिख देते हैं, बाण भट्टा। वेयर इज सिंध लोकेटेड? तो सिंध कहां लोकेटेड है, यहां पर आइए, यह पाकिस्तान का इलाका है, यहां यही सिंध है। मतलब जैसे हमारे यहाँ एक राज्य है महाराष्ट्र,
हमारे यहाँ राज्य उत्तर प्रदेश, ऐसी वहां का भी एक राज्य है सिंध। कहां पर है ये? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान लिख दीजिए इसका। नेम एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ऑफ द 5th सेंचुरी एडी। कौन साहब है ये? बहुत जबरदस्त नाम है इनका, हर जगह नाम आता है इनका। इनको देखिएगा आप, द एंशिएंट जीनियस आर्यभट्ट। ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, यानी कि खगोलीय भी थे, खगोल पिंडों के बारे में भी बात करते थे, जानते थे, और मैथमेटिशियन भी थे। बहुत जबरदस्त काम किया इन्होंने। क्या क्या कर दिया इन्होंने? इन्होंने एक तो बता दिया कि भाई पाई यानी सरकमफेरेंस निकालने का इन्होंने इजाद कर लिया था उस जमाने में। इन्होंने बता दिया था कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पे घूमती है, ऐसे रोटेट करती है, तभी डे और नाइट बनते हैं। बहुत सारी चीज इन्होंने बता दी थी उस जमाने में। आज भी जो तरीका है हम सरकमफेरेंस या एरिया निकालते हैं, उन्होंने जो चीजें की थी वो आज भी उतनी ही जायज है। अब ये सवाल मैं आपके लिए रख रहा हूं। हमने तकरीबन 50 सवाल लिए और उससे हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया। मैंने कई जगह डिटेल बताने की कोशिश की है। तो ये जो 2 सवाल हैं, या इनमें से कोई एक भी सवाल, इसका उत्तर अगर आप देंगे तो मैं इस बात यकीन से कह सकता हूं कि आपने ये पूरा चैप्टर समझ लिया है। ओके, इंतजार रहेगा मुझे। चलिए साहब, शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।